हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं और तमाम विद्यार्थी को हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ आपको ये बतलाना है कि यदि आप चाहते हैं सफलता का मार्ग प्रशस्त करना, यदि आप चाहते हैं कि सफलता आपके पूरी तरह आपके पक्ष में हो, तो यकीनन तौर पर उसके लिए आपको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। उसके लिए सटीकता के साथ सही शिक्षकों से आपको जुड़ने की आवश्यकता होगी और सबसे महत्वपूर्ण कि सही पुस्तक की आवश्यकता होगी। तो यूनिक पब्लिकेशन के माध्यम से आपको वो पुस्तक उपलब्ध कराया गया है जो आपके परीक्षा के पैटर्न को पूरी तरह कवर करता है। इसलिए डिस्कशन क्लास की उपयोगिता तभी आप समझ पाओगे, उसका लाभ आप तभी उठा पाओगे जब इसके से संबंधित जो कि मॉडल सेट जिसका हम प्रैक्टिस कराने आपको आए हैं उसके प्रश्नों को आप हल करोगे। तो यदि आप एक बार पहले क्वेश्चन को हल करते हैं और हल करने के बाद अपनी कमजोरी को जानते हुए जब एक्सप्लेनेशन क्लास में आते हैं तो यकीनन तौर पर उसका लाभ आपको अधिकतम प्राप्त होता है। इसलिए आप लोगों को यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि सेट प्रैक्टिस बनाकर, सेट प्रैक्टिस को हल कर आप इस क्लास में आए ताकि हर एक प्रश्न का सही, तार्किक, विश्लेषणात्मक आपको उत्तर प्राप्त हो सके और उसका लाभ आप तभी उठा पाओगे जब सेट प्रैक्टिस कर चुके होंगे। कौन सा देश? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में सदस्य संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका का न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा होती है उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की विधायिका, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की विधायिका अर्थात विधि बनाने वाली संगठन संस्था कहते हैं और उस बनाए गए विधि को जो लागू करने के लिए उत्तरदायी है। जो महासभा के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया उस प्रस्ताव को क्रियान्वित, इम्प्लीमेंशन में लाने के लिए उत्तरदायी है उसे ही सुरक्षा परिषद कहा जाता है। अर्थात ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका यह कहलाया। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, परमानेंट, और 10 इसका अस्थायी सदस्य होता है। किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए 5 अस्थायी और इस 10 में से 4 अर्थात 9 मत का प्राप्त होना बेहद ही आवश्यक है। ये 5 सदस्य में से यदि कोई एक सदस्य उसके विरोध में हो तो वह प्रस्ताव पास नहीं होता है, जिसे वीटो पावर या वीटो शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो उसमें 5 में शामिल हैं फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड, चौथा है रूस और 5वां है यूएसए। तो ये 5 मेंबर इसके सदस्य हैं। इसमें जर्मनी इसका सदस्य शामिल नहीं है। जर्मनी वर्तमान समय में जर्मनी, भारत, जापान ये मांग कर रहा है कि इसे में हमें शामिल किया जाए। वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड की खिताब दिया? अभी आप देखिए, ग्रेट ब्रिटेन का जो सबसे धनी व्यक्ति में से एक होते हैं स्वराजपाल, उन्हें आयरन किंग के नाम से जाना जाता है। तो इनके साथ अब यहाँ देखिए बी और सी दोनों एक ही विकल्प है। उत्तर आप जिसमें लगा दें, बी में लगा दें या सी में लगा दें, तो लॉर्ड स्वराजपाल, लॉर्ड स्वराजपाल को लॉर्ड की उपाधि है जो इंग्लैंड के सबसे धनी व्यक्ति हैं
भारतीय मूल के इंग्लैंड के नागरिक हैं। और अब यहाँ पर देखिए स्वर्ण सिंह, आपने पढ़ा होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1942 में संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। धनराज पिल्ले हॉकी का महत्वपूर्ण खिलाड़ी हुआ करता था, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से जाने जाने वाले कौन हैं? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी, अर्थात सिलिकॉन से तात्पर्य यहाँ है चिप से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो चिप लगाया जाता है उस चिप से। और उसका भारत का सबसे बड़ा केंद्र वो है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को बेलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और मुंबई को भारत का औद्योगिक नगर या फिल्म दुनिया की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई जो है वह दक्षिण भारत के सबसे साफ सुथरे नगर के रूप में उसकी पहचान है। और हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। रामेश्वरम में भगवान शिव का मंदिर है। रामेश्वरम मंदिर के नाम से धार्मिक आख्यान के मुताबिक जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे तो लंका जाने के पूर्व भगवान शिव की आराधना करने के लिए उन्होंने रामेश्वरम में शिव मंदिर का निर्माण करवाए। तो शिव मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में सागर तट पर अवस्थित है। उसे कंबन, रामायण में भी उसका उल्लेख है। यहाँ पर जो द्वीप है उसे बोलते हैं पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप पर तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर है। केरला का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है पद्मनाभन मंदिर। केरला का है पद्मनाभन मंदिर केरला के क्षेत्र में है। पश्चिम बंगाल में माता काली का दक्षिणेश्वर, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर का काली मंदिर, और आंध्र प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फेमस तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पोखरण में 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब परमाणु परीक्षण किया गया। उसके पहले वहां 1974 में पहला परीक्षण 1974 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब परीक्षण किया गया था मई माह में। और बुद्ध मुस्कुराए उसका थीम वाक्य था, उसका लोगो था। और 1998 में 11 मई और 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी काल में ऑपरेशन शक्ति के तहत वहां पर परमाणु परीक्षण किया गया था। और उस परमाणु परीक्षण के साथ साथ वहां हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया गया था। तो इसमें अन्य तारीख तो कोई महत्वपूर्ण है नहीं। ये तारीख है 11 मई और 13 मई 1998। पोखरण राजस्थान में पड़ता है। ग्रांड कैनियन क्या होता है? जब नदी के अपर्दन से, नदी की युवावस्था में नदी क्या करती है? नदी युवावस्था में अपर्दन का काम करती है। अपर्दन से तात्पर्य होता है कि नदी युवावस्था में कटाव करती है। तो अपर्दन क्रिया के द्वारा जब विशाल गड्ढा बन जाता है, नदी अपने पार्श्व किनारे को न काटते हुए तल को, जमीन को, अंदर का भाग को काटता है, जिससे आई आकार की गहरी घाटी, अंग्रेजी के आई आकार की गहरी घाटी बन जाती है। उस गहरी घाटी को ही कैनियन कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन जो है अमेरिका में अमेरिका का कोलोरेडो नदी पर बना हुआ ग्रांड कैनियन है, जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन अर्थात सबसे बड़ा नदी खड्ड है, सबसे बड़ा नदी का गड्ढा क्षेत्र है, जो नदी के युवावस्था में उसके अपर्दन क्रिया के द्वारा बनता है। तो यह क्या है? यह एक खड्ड है। कैसे बना? एक नदी के द्वारा। किस नदी के द्वारा? तो कोलोरेडो नदी के द्वारा। कहाँ? तो अमेरिका में। ये कोई तोप नहीं है, ना कोई बड़ी तोप है, ना ही कोई पुरानी तोप है। तो नदी के अपर्दन से बनने वाली आकृति
किसी स्थान का मानक समय, जैसे भारत का देखिए मानक समय क्या है, भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के निकट नैनी, इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से तात्पर्य होता है किसी देश में समय को निर्धारित करना। आप पढ़ते हो कि भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे है, भारत से पाकिस्तान का समय आधा घंटा पीछे है। तो समय किस देश में कितना समय हो रहा है, इसको निर्धारित करने के लिए जीएमटी अर्थात ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा जो इंग्लैंड के लंदन से गुजरती है, इसे जीएमटी रेखा कहते हैं। और जीएमटी के आधार पर किसी देश की मानक रेखा को तय करते हैं। जीएमटी रेखा 0 डिग्री, भारत का मानक रेखा 82.5 डिग्री। तो किसी स्थान का मानक रेखा निर्धारित करने का आधार क्या होता है? मानक रेखा जब भी होगा तो देशांतर रेखा पर ही आधारित होगा, क्योंकि देशांतर रेखा के माध्यम से ही समय को ज्ञात करते हैं। अक्षांश रेखा का प्रयोग तापांतर, गर्मी और ठंडा के लिए किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 180 डिग्री रेखा को, ये भी देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो कि आपका सागर से अर्थात जल मार्ग से होकर गुजारा गया है। तो 87 का आंसर हो जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा के माध्यम से। प्रधान मध्याह्न रेखा के आधार पर निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा के आधार पर देशांतर रेखा, जैसे भारत, इसलिए उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसको आधार बनाकर किसी अन्य देश में देशांतर रेखा को मानक रेखा तय करते हैं, अर्थात आंसर हो जाएगा ए। बोडो, बोडो एक जनजाति है। बोडो क्या है? तो बोडो जनजाति, जनजाति को आदिवासी के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग आदिवासी या एक ही आदिवासी कई राज्यों में हो सकता है। अब जैसे संथाल परगना देखिए, संथाल, संथाल भी एक आदिवासी का नाम है। संथाल आदिवासी होते हैं, उनका जो क्षेत्र है संथाल परगना में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है गोंड जनजाति, भील जनजाति, गारो पहाड़ी। देखिए बोडो मूलतः जो है असम क्षेत्र का, बोडो भाषा भी है और उस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल भी किया गया है। भारत की जो 22 राजभाषा है उसमें बोडो भी शामिल है और बोडो असम के क्षेत्र का है। अब यहाँ पर देखिए गारो पहाड़ियाँ कहाँ है? गारो हो गया मेघालय अर्थात असम के पड़ोस में हो गया, पूर्वोत्तर में। तो दिए गए विकल्प के आधार पर सबसे सटीक उत्तर ए हो जाता है। अमेजन बेसिन, अमेजन नदी बेसिन दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी और प्रवाह के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी में सबसे ज़्यादा वर्षा का पानी का प्रवाह होता है। विषुवत रेखीय प्रदेश से ये नदी गुजरती है। तो अमेजन दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी में से एक है। पनामा नहर, इस नहर का निर्माण 1914 में करवाया गया। पनामा देश का इस नहर पर भी अधिकार है। यह नहर जोड़ती किसको किसको है? तो प्रशांत महासागर को अंध महासागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला जो नहर है उसे कहते हैं स्वेज नहर। ये स्वेज नहर है। हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर, तो यहाँ पर जो होता है मलक्का, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि जो है वो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने के लिए कोई नहर की आवश्यकता नहीं हो पड़ती है। माउंट एटना, माउंट एटना क्या है? माउंट मतलब होता है पर्वत। एटना, एटना दुनिया का सबसे बड़े ज्वालामुखी में से एक है। माउंट एटना जो है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना क्या है?
यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी के विस्फोट से लावा मैग्मा जो निरंतर बाहर निकल रहा होता है, ठोस पदार्थ जो बाहर निकल रहा होता है, उससे एक विशाल पर्वत की आकृति बन गई है। उसे ही माउंट एटना, माउंट एटना कहाँ पड़ता है? इटली के क्षेत्र में। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है और उसी ज्वालामुखी से निर्मित एक विशाल पर्वत की आकृति है। माउंट एटना क्या है? तो ज्वालामुखी है। पर्वत, पर्वत में चलिए आप देखिए, नाम लीजिए, भारत का क्षेत्र में है हिमालय पर्वत, यूरोप में पड़ता है आल्प्स पर्वत, पर्वत शिखर देखिए भारतीय क्षेत्र में कंचनजंगा, भारतीय क्षेत्र में जो है कंचनजंगा, दुनिया की सबसे ऊंचा चोटी तो हो जाता है एवरेस्ट। पठार भारत में देखिए क्या, दक्कन का पठार, विश्व की छत के रूप में जाना जाता है पामीर का पठार को। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश, हिमालय को जो विश्व की सबसे नवीनतम रचना है, विश्व का 10 सर्वोच्च चोटी में 8 हिमालय में अवस्थित है। तो हिमालय का जो सबसे उत्तर का भाग होता है उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। उसे क्या बोला गया? उसे बोला गया ट्रांस हिमालय। ये हिमालय जो वर्तमान पर्वत है उसके पूर्व माने हिमालय से भी पहले, तो ये सबसे पुराना भाग हो गया ट्रांस हिमालय। तो हिमालय का ये सबसे प्राचीनतम भाग कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील इसी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आता है। उसके बाद हिमालय का जो मध्य भाग हुआ, हिमालय का जो मध्य भाग हुआ उसे कहते हैं बृहत हिमालय अर्थात बड़ा हिमालय। उसे महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के समानांतर जब दक्षिण की ओर और बढ़ते हैं तो उसका तीसरा भाग जो होता है उसे बोलते हैं लघु हिमालय। और सबसे बाद का जो हिमालय है, सबसे नया जो हिमालय है उसे बोलते हैं शिवालिक। तो हिमालय का महान हिमालय के दक्षिण में समानांतर जो हिमालय है वह आपका शिवालिक श्रेणी पड़ता है। यह हिमालय का सबसे बाद का और सबसे निचला भाग होता है। पाद मतलब क्या होता है? पैर के पास। तो हिमालय के पाद प्रदेश अर्थात हिमालय का नीचे में, हिमालय पर्वत के नीचे में अवस्थित पर्वत को बोलते हैं शिवालिक। और अरावली पर्वत राजस्थान में है। ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम अर्थात अवशिष्ट, ये क्या है? तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। और हिमालय दुनिया का सबसे नया पर्वत है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य, चले आप क्वेश्चन बहुत ही सामान्य है, इसमें कुछ विशेष आपको समझना है नहीं। रबर, रबर कहाँ होती है? रबर होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु में। रबर पाई जाती है उष्णकटिबंध क्षेत्र में। रबर पाया जाता है गर्म जलवायु में, जहां गर्म और आर्द्र जलवायु हो, गर्मी भी अधिक हो और वर्षा भी अधिक हो, वहां पर रबर पाया जाता है। देखिए सबसे ज्यादा रबर पाया जाता है केरल में। आंध्र प्रदेश को अंडा की टोकरी के नाम से जानते हैं। यहां सबसे ज्यादा अंडा का उत्पादन होता है। कर्नाटक के क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक के क्षेत्र में होता है। आम्र वर्षा, आम्र का, आम का तो वर्षा होती नहीं है। वर्षा जब भी होती है पानी का होता है या बर्फ का होता है। अर्थात जो वर्षा आम के फसल के लिए लाभदायक हो उसे आम्र वर्षा कहते हैं। अप्रैल मई में बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात बनता है और उस चक्रवात के कारण जब वर्षा होती है, बिहार में, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटका में जो आम की फसल को लिए लाभदायक होता है, उससे आम का आकार बड़ा हो जाता है, क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है, आम में मिठास आ जाती है, तो आम के फसल के लिए लाभदायक है। इसलिए उसे आम्र बौछार के नाम से, ऐसे आम्र बौछार सबसे बेहतर होता है। उसके लिए जो शब्द होता है कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में, कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो वर्षा होती है अप्रैल माह में, उसे आम्र बौछार कहते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि विकल्प उस प्रकार का है नहीं,
तो दिया गया विकल्प में बिहार और बंगाल के क्षेत्र में। तो आम्र बौछार जो है मूलतः कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए प्रयोग होता है, और वो भी अप्रैल मई माह में, जब आम के फसल के लिए बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवाती पवन से वर्षा होती है। पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों प्रायद्वीपीय भारत में पड़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पूरब में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिम घाट, उत्तर में विंध्य पर्वत। तो विंध्य पर्वत ही उत्तर और दक्षिण का विभाजक रेखा होती है। तो पूरब और पश्चिम की जो रेखा है, ये पर्वत हुई पश्चिमी घाट, ये हुआ पूर्वी घाट। इन दोनों को मिलाने का काम करती है नीलगिरी पर्वत। तो तमिलनाडु का नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट और पश्चिम घाट दोनों घाट को आपस में जोड़ देती है, मिला देती है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट सघन है, अर्थात पेड़ पौधे से भरा हुआ है। पश्चिमी घाट ऊंचा भी है, जबकि पूर्वी घाट की ऊंचाई भी कम है। पेड़ पौधे का भी तुलनात्मक रूप से यहाँ अभाव पाया जाता है। अनामुडी जो है अन्नामलाई पहाड़ी का, कौन सा पहाड़ी? अन्नामलाई पहाड़ी का जो चोटी है उसका नाम है अनामुडी। 2697 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पहाड़ का नाम है, जो पश्चिमी घाट, इसी पश्चिमी घाट पर्वत का एक भाग है अन्नामलाई। जबकि नीलगिरी तमिलनाडु का जो पर्वत है, इसका सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है डोडा बेटा, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और मलयगिरी ये पड़ता है पूर्वी घाट में। मलयगिरी ये पूर्वी घाट में, अन्नामलाई पश्चिमी घाट में, अन्नामुडी पश्चिमी घाट में, और नीलगिरी पूर्वी घाट, मलयगिरी पूर्वी घाट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को बंबई का गोकुलदास तेजपाल, बंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। इसकी पहली बैठक में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पहली बैठक कहाँ हुई? तो बंबई में हुई। और इसके पहला अध्यक्ष कौन चुने गए? तो पहला अध्यक्ष चुने गए WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी इसके पहला अध्यक्ष चुने गए। और संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है। ये अवकाश प्राप्त रिटायर हो चुके थे। कौन थे? तो ICS इंडियन सिविल सर्विस के जन्मदाता कौन हुए? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडियन सिविल सर्विस के जन्मदाता कहा जाता है। तो इंडियन सिविल सर्विस, जिसे अभी वर्तमान में IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार कलेक्टर अभी बोलते हैं, तो उस वक्त वो इंडियन सिविल सर्विस अर्थात वो कलेक्टर कहलाते थे। तो A.O. ह्यूम के द्वारा इसका गठन किया गया। अर्थात ये कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता तो नहीं थे, मिलिट्री नहीं थे, विज्ञान बल्कि क्या हो गए? और सैनिक सेवक हो गए। और सैनिक सेवक थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना किए। कब? लॉर्ड डफरिन के परामर्श से। उस वक्त जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। तो 28 दिसंबर 1885 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु तीनों को फांसी दी गई सौंडर्स हत्याकांड के आरोप में। सौंडर्स हत्याकांड
कांड के आरोप में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। यहाँ देखिए 1931 है। 1911 का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा, लॉर्ड हार्डिंग के काल में इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे और जॉर्ज पंचम के सम्मान में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन, कौन सा आयोजन? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स, इंग्लैंड का जो वहां का राजकुमार थे, तो प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत बंबई आए थे। 1941 में ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं हुई जो परीक्षा के दृष्टिकोण से या किसी स्वतंत्र प्रश्न के दृष्टिकोण से उपयोगी हो। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारा? जनरल डायर, जो 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी रहा। इसके आदेश पर गोली चलाया गया और 1650 गोली चला। अंग्रेजों के अनुसार 379 लोग मारे गए। उस वक्त जनरल डायर के आदेश पर वहां पर गोली चलाया गया था। तो जनरल डायर को 1940 में, जनरल डायर को 1940 में उधम सिंह ने लंदन में जाकर गोली मार दिए थे, जबकि मदन लाल ढींगरा ने 1909 में करजन विली वाइली नामक अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दिए थे। खुदीराम बोस 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट के वाहन पर गाड़ी पर बम फेंके थे, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन किसी और की मृत्यु हो गई और 1908 में ही इन्हें फांसी दे दी गई। बिपिन चंद्र पाल गर्मपंथी लीडर में लाल बाल पाल में जो बाल हुए वही थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और जो पाल थे वो थे बिपिन चंद्र पाल। स्वराज पार्टी गठन कब हुआ? देखिए, स्वराज पार्टी गठन हुआ जनवरी 1923 में। गठन किसने किया? तो गठन किए CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ गठन हुआ? तो प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में इसका गठन हुआ। तो गठन हुआ 1923 में। आप देखिए, सिविल नाफरमानी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब है? ये देखो 1930 में है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद हुआ तो 1905 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ। तब देखिए, ये घटना 1942 का है, गठन 23 का है, तो ये विकल्प हो नहीं सकता है। ये 1930 का है, अब गठन 1922-23 का है, तो ये हो नहीं सकता है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में है, गठन 1923 में, देखिए ये भी नहीं हो सकता है। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक ये आंदोलन चला था। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड के विरोध में 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी आंदोलन वापस ले लिए और 1922 में आंदोलन वापस हुआ और 23 में इसका गठन किया गया। तो स्पष्ट उत्तर क्या हो गया? उत्तर आपका हो गया INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो 1942 में। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो गठन हुआ 1942 में। गठन किसने किया? तो गठन जो किया गया आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो गठन किया गया कैप्टन मोहन सिंह। गठन किसने किया? तो गठन किया गया कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा।
किसके सहयोग से? तो रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस के प्रयास से कैप्टन मोहन सिंह ने जापान में आजाद हिंद फौज का गठन किया और इसका नेतृत्व 1943 में इसका नेतृत्व सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका नेतृत्व संभाला गया और बर्मा से रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का प्रधान के रूप में घोषणा किए थे और इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन तुर्की के खलीफा के सम्मान में, किसके सम्मान में? तो तुर्की के खलीफा के सम्मान में भारतीय मुसलमान, जिसे नाम बोलते हैं अली बंधु, भारतीय मुसलमान अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व की। खिलाफत आंदोलन इसलिए किया गया कि तुर्की का जो खलीफा इस्लाम धर्म का प्रधान हुआ करता था, उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जीता गया राष्ट्र अर्थात इंग्लैंड नहीं कर रहा था, जिससे नाराज होकर इन लोगों ने खिलाफत आंदोलन चलाया और महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर खिलाफत कमेटी को समर्थन दिया और खिलाफत कमेटी की जब मार्च में दिल्ली में बैठक हुई तब खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी को ही अपना अध्यक्ष चुना। तो खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसके अध्यक्ष कौन चुने गए? तो महात्मा गांधी चुने गए। खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया? तो शौकत अली और मोहम्मद अली नामक दो भाई के द्वारा किया गया। सुभाष चंद्र बोस का इस समिति से कोई संबंध नहीं था। महात्मा गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर कांग्रेस का समर्थन दिलवाने में सफलता प्राप्त की। तो यह देखिए आपका 20 क्वेश्चन का पूरी तरह एक्यूरेसी के साथ, पूरी तार्किक रूप से क्यों और कैसे के साथ उत्तर दी गई। इसलिए मैंने बराबर कहा कि आप मेरे जैसे शिक्षक से और यूनिक भारती पब्लिकेशन से यदि आप जुड़ते हैं तो उसका लाभ आपको ये मिलता है कि आप जब यहाँ जुड़ करके 1 घंटा समय देते हैं तो 20 क्वेश्चन नहीं, न्यूनतम 100 क्वेश्चन का हल करने में आप सक्षम होते हैं। 100 प्रश्न को आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो समय या पैसा जिसका भी निवेश करें तो न्यूनतम निवेश और अधिकतम रिटर्निंग आपको यही मिलेगा। इसलिए यहाँ से जुड़ें। यदि आपको पढ़ाई बेहतर लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।